नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आपके तमाम स्टॉक रिलेटेड क्वेश्चंस इस शो में हम करेंगे शामिल। फिर चाहे वो निवेश की बात हो या बात हो ट्रेडिंग पोजीशंस की। आज आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद रहेंगे और उनसे लेंगे कल का आउटलुक भी। लेकिन पहले देख लेते हैं शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका। 7045-220-000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपने क्वेश्चंस यहाँ भेज सकते हैं। फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है। क्वेश्चंस हम शो के दौरान भी पिक करते हैं। नेक्स्ट डे के लिए भी क्वेश्चंस को लेते हैं। आपको #AskAwaz लिखकर अपने क्वेश्चंस पोस्ट करने हैं। आज मार्केट में क्या हुआ, क्विकली रिकैप देखते हैं। एफआईएस के नंबर्स लेकर आते हैं और उसके बाद लेंगे आउटलुक। आज फाइनेंशियल निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग देखने को मिली। बाजार हल्की बढ़त पर फाइनली बंद हुआ। सेंसेक्स 80 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ। निफ्टी 37 अंक चढ़कर 19,343 पर। सबसे ज्यादा खरीदारी केमिकल स्टॉक्स में आज रही। रियल्टी, पावर, मेटल स्टॉक्स में भी थोड़ी तेजी रही। एफएमसीजी, फार्मा स्टॉक्स थोड़े प्रेशर के साथ बंद हुए। बात करेगा संस्थागत निवेशकों की तो एफआईएस की ओर से बिकवाली हुई है मामूली सी 61 करोड़ की। डेज ने खरीदारी की है 305 करोड़ की। कॉलर से कनेक्ट करें उससे पहले क्विकली एक आउटलुक कल के लिए ले लेते हैं। तो मार्केट में थोड़ा सा लैक ऑफ एंथुसियाज्म तो दिख रहा है। ऑल्दो मिड कैप स्मॉल कैप्स में पार्टी चल रही है सनवेंद्र, लेकिन फ्रंटलाइन इंडाइसेस थोड़ी सी अब रुकती हुई नजर आ रही हैं। क्या इंडिकेशन मिल रही है डेटा के बेसिस पे, डेरिवेटिव फ्रंट पे? क्या आउटलुक रहेगा कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर? जी बहुत बहुत नमस्कार दीपाली जी। देखिए जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया, देखिए थोड़ी सी रेंजेस में बंद से रह गया है बाजार और सिचुएशन यही रही है कि हम रेंजेस में बंधे रहे हैं और पहले हम 19,650 19 और 20,000 के बीच में फंसे रहे और अब हम 19,250 और 19,500 के बीच में फिलहाल फंसे हुए हैं। तो थॉट यही है कि हमने इंपॉर्टेंट लेवल्स, सपोर्ट एरियाज तो ब्रेक कर दिए हैं निफ्टी के लिए। जो 19,400 19,500 के आसपास सपोर्ट थे वो टूटे हुए हैं और लास्ट 2-3 दिन से उसके नीचे ट्रेड हो रहा है। तो ये एक डेफिनेटली शॉर्ट टर्म थोड़ा सा चिंता का विषय है और बैंक निफ्टी भी 45,000 के आसपास फेल हो जा रहा है, उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो आई थिंक ब्रॉडली स्लाइट नेगेटिव बायस और मोटा मोटी रुझान यही रहेगा कि 19,250 से 19,500 की निफ्टी में रेंज है और तकरीबन 44,000 से लेके 45,000 तक बैंक निफ्टी की एक रेंज है। फिलहाल इतनी बड़ी रेंज बनी है बैंक निफ्टी में तो वही देख के बोलना पड़ रहा है, बट बायस हल्का सा शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही हम टिक गए इन भावों पे, नीचे के लेवल्स पे, तो आई थिंक धीमे धीमे थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे शॉर्ट टर्म आपको दिखने लगेगा। ओके, चलिए तो ये रहा आउटलुक इंडेक्स पर। अब बिना देरी के क्वेश्चंस को लेते हैं। जेपी रस्तोगी गुड़गांव से हमारे साथ कनेक्टेड है। रस्तोगी साहब नमस्कार, बताइए सवाल। हेलो, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैडम मेरे पास वो ना डी मार्ट का स्टॉक है। डी मार्ट जो है, ओके, तो वो एक्चुअली मैंने आई परचेज बताइए लेवल बताइए, किस भाव पे खरीदा? जुलाई लास्ट में लिया था। उसमें कोई ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं हो रहा, तो मेरे को इसमें निकल जाना चाहिए या रखना चाहिए? 3,916 की बाइंग 36 से 64 पर कर रहा है ट्रेड। हाल ही की बाइंग है, लेकिन शायद इनका शॉर्ट टर्म व्यू था, तभी ये थोड़े से चिंतित दिख रहे हैं 200-250 रुपए के मूवमेंट के लॉस की वजह से। क्या सजेशन रहेगा सर्वेंद्र स्टॉक में? देखिए एक चीज तो बहुत क्लियर है कि ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि देखिए थिनली ट्रेडेड है और वॉल्यूम्स होते हैं इसमें कम, तो मेरे हिसाब से उतना बढ़िया ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है। तो अगर ट्रेडिंग के रुझान से लिया है तो उतना मेरे हिसाब से बढ़िया ट्रेड नहीं रहेगा, बट लॉन्ग टर्म क्वालिटी वाइज आई थिंक यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, स्टॉक अच्छा है। तो अगर और यहाँ पे अगर आप देखिए तो लास्ट 3-4 क्वार्टर से अराउंड 3300 के आसपास स्टॉक एक डिसेंट बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। 33-30 उस रेंजेस में जाता है, तो उसके नीचे बंद नहीं आते क्वार्टरली। आपको क्वार्टरली बंद 3300 के आसपास ही दिखेंगे। तो आई थिंक बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लो रिस्क एरिया में स्टॉक है। और अच्छी बात यह है कि एक मल्टी क्वार्टर करेक्शन के बाद इन्होंने लिया है। एक 6,000 वाली चीज जब 3,000 हो गई तब लिया है, तो आई थिंक उस मामले में क्या बहुत बुरा ट्रेड नहीं है इनका। मेरे ख्याल से इनको ट्रेड में बने रहना चाहिए और टाइम थोड़ा इसको दें 3-6 महीने का, तो आई थिंक इनका कॉस्ट या एटलीस्ट वहां से इनको एक 8-10% का गेन भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे और 3300 के नीचे कहीं एक रिव्यू पॉइंट बना के चले, स्टॉप लॉस या रिव्यू पॉइंट बना के चले, और 3300 के नीचे किसी कारण से बंद करता है तो डेफिनेटली एक बार दोबारा राय ले ले। बट मुझे लगता है कि एक बार 4100-4200 के टारगेट्स यहाँ पे नेक्स्ट 3 से 6 महीने में आ सकते हैं। ओके, चलिए पीयूष से बातचीत करते हैं। पुणे से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। पीयूष नमस्कार, बताइए सवाल अपना। यस मैम, तो मेरे पास बैंक ऑफ इंडिया के 120 शेयर्स हैं ऑन दी प्राइस ऑफ 89, which I bought around मतलब 8 दिन पहले मैंने लिए हैं वो। तो
अभी उसके क्या Okay. टारगेट मुझे देखने चाहिए? ठीक है, और आपका व्यू क्या है इसमें? ये इन्वेस्टमेंट है या आपका ये ट्रेडिंग व्यू है? इन्वेस्टमेंट है। ओके, इन्वेस्टमेंट का नजरिया है, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? देखिए, इन्वेस्टमेंट का नजरिया है तो मैं यही बोलूंगा, जो पिछली रैली इसकी चली जो 40 रुपए से 100 रुपए तक ये चला था, उसी मूव को एक करेक्टिव डिक्लाइन में पचा रहा है। तो आई थिंक पूरे पीएसयू बैंकिंग स्पेस का यही फ्लेवर है कि करेक्टिव डिक्लाइन में पॉसिबली एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड को जो अपटिक आया था उसको पचा रहा है। तो थॉट यही है कि अगर टाइम देंगे और जो ये देने को रेडी है, तो आई थिंक नेक्स्ट ब्रेकआउट मोस्ट पॉसिबली ऊपर ही आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से कहीं एक 78 के लेवल के आसपास एक नजर रखें एज अ स्टॉप लॉस लेवल और रिव्यू पॉइंट। और मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम दें तो डेफिनेटली 100 प्लस जिस दिन ब्रेकआउट हो जाएंगे यहाँ पे, तो 100 प्लस 110 तक के टारगेट्स मुझे यहाँ पे लगता है कि ऊपर में आने चाहिए। बातचीत करते हैं अब अनु से, नोएडा से हमारे साथ कनेक्टेड है। अनु नमस्कार, बताइए सवाल अपना। हाँ नमस्कार जी, मैं जानना चाहती थी HCL टेक्नोलॉजीज मैंने लिया है 1175 पे 17 अगस्त को ही लिया है 50 शेयर, 3 मंथ्स का व्यू लेकर के इसका बारे में मैं जानना चाहती थी। ओके, तो 3 मंथ्स का पर्सपेक्टिव 1175 की बाइंग, क्या सजेशन 3 मंथ्स के हिसाब से? फिलहाल तो इनके भाव से 17 रुपए नीचे है HCL टेक। नहीं, अच्छा है, टाइम फ्रेम इनका क्लियर है तो हमारा भी काम आसान हो जाता है। मुझे जो फिलहाल लग रहा है, आई थिंक जो ग्लोबली फेसिंग स्पेशली आईटी स्पेस जो है, मुझे अभी भी लगता है कि आईटी इंडेक्स पॉसिबली कहीं नरम रहेगा नेक्स्ट 1 से 3 महीने में। तो मेरे हिसाब से इनके लिए बेस्ट केस मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ये 1225 1230 के ऊपर जा पाएगा। तो उछालों में आई थिंक 1200 1220 के लेवल्स मुझे लगता है कि कहीं अगर शॉर्ट टर्म आ जाए तो इनको मेरे हिसाब से थोड़ा जो भी मुनाफा रहे उसमें बांध लेना चाहिए। तो यहाँ पे सेल ऑन राइज की स्टोरी है और 1 से 3 महीने के लिए बायस जो है हल्का सा आईटी स्पेस में थोड़ा नेगेटिव है। ओके, नितिन छाबा है राजस्थान से हमारे साथ। नितिन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, मैं नमस्ते, पूछिए सवाल। मैम लक्ष्य इंडस्ट्रीज ले रखा है मैंने, तो उसके बारे में जानना था। 1428 से ले रखा, सॉरी 1620 से ले रखा है, अभी 1428 पे आ गया है वो। ओके, सो ये आपकी इन्वेस्टमेंट है या कोई, या आपका छोटा व्यू है? नहीं मैम, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू है। 1620 की बाइंग लक्स इंडस्ट्रीज में, 200 रुपए के आसपास का नुकसान फिलहाल, क्या सजेशन रहेगा सर्वेंद्र? देखिए, बहुत लंबी एक मल्टी क्वार्टर डिक्लाइन प्लस प्राइस वाइज भी आई थिंक मोर देन 66% करेक्शन यहाँ पे इसने किया था। तो 4500 वाली चीज आज मोटा मोटी 1500 के नीचे चल रही है, तो ऑलमोस्ट 70% करेक्शन कर चुका है स्टॉक। और लकी ये है कि इन्होंने उसके लोअर एंड की तरफ कहीं लिया है, फिर भी हल्का सा नुकसान में है। बट देखिए, इसमें कहीं अभी तक मेरे हिसाब से भी कहीं एक स्ट्रॉन्ग बॉटम फॉर्मेशन का सेटअप या पैटर्न नहीं बन रहा है। तो मे बी नेक्स्ट 1 से 3 महीने में मुझे लगता है कि 1500 से लेके 1320 मेरे लिए ये मोटा मोटी एक रेंज रहेगी। और उसके कुछ लॉन्ग टर्म मार्कर्स मेरे लिए रिट्रेसमेंट के मार्कर्स तकरीबन 1300 1320 के आसपास आ रहे हैं। तो इसके लिए उन एरियाज को अब चैलेंज करके होल्ड करना, अगर चैलेंज करता है तो होल्ड करना बहुत जरूरी है, अगर इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड डिसाइसिवली पलटना है तो आई थिंक अभी ये वर्क इन प्रोग्रेस के जोन में है। और जैसे मैंने बोला 1500 से 1320 की एक रेंज रहनी चाहिए आइडियली, और अगर 1300 1320 को होल्ड कर लेता है तो इसका एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड चालू हो सकता है। तो समरी ये है कि थोड़ा इनको इसको टाइम देना पड़ सकता है, तो अगर देने को रेडी है तो ट्रेड में बने रहे 1320 के स्टॉप लॉस से। ओके, चलिए ठीक है। अब बात करते हैं अगले कॉलर से। समीर हमारे साथ कनेक्टेड हैं चंडीगढ़ से। समीर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी नमस्कार मैम, मेरे पास 2 स्टॉक्स हैं। एक वेंकीज है, 50 शेयर मैंने अभी परचेज किए हैं 2022 के रेट पे, जब अभी रिजल्ट आया अगस्त में। और मेरा टाइम होरिजन है 1 साल का। और सुजलोन है मैडम, मेरे पास 600 शेयर है, 17 रुपए 40 पैसे पे, और मैं एक या 2 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। तो व्यू जानना था मैम दोनों के लिए। सुजलॉन 18 रुपए की बाइंग है, वेंकीज 2022 की बाइंग है। बताइए साल भर का व्यू दोनों स्टॉक्स में, क्या सजेशन? जी देखिए, पहले वेंकीज आई थिंक यहाँ पे क्वार्टरली सेटअप्स तो अच्छे बने थे, बट अभी कहीं फॉलो थ्रू कहीं इसमें पेंडिंग है। और अभी पीछे जो भी चला तो 2200 से एक अच्छा शार्प करेक्शन यहाँ आया हुआ है। बट आई थिंक अपने लंबे अवधि के दायरों के एवरेजेस के ऊपर कहीं अब सेटल होने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे हिसाब से
मोटा मोटी 1800 के आसपास वो लेवल्स आ रहे हैं। तो आई थिंक क्योंकि थोड़ा थिनली ट्रेडेड स्टॉक है, वॉल्यूम्स कभी कभी होते हैं और कभी कभी एकदम ड्राई हो जाते हैं, तो थोड़ा वाइड इनको मेरे हिसाब से लेवल्स पकड़ के रखने पड़ेंगे। 1744 का मुझे लेवल लगता है कि क्लोजिंग ओनली के बेसिस पे एक स्टॉप लॉस की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। और मुझे यही लग रहा है कि बेस्ट केस में ऊपर में 2250 2300 नेक्स्ट 3 से 6 महीने के लिए, और वर्स्ट केस में 1750। तो इस दायरे के बीच में रहना चाहिए, और उसी दायरे के नीचे मैंने इनको एक स्टॉप लॉस भी सुझाया है, उसको रखें और ट्रेड में बने रहें। आदित्य प्रसाद हैं दिल्ली से हमारे साथ। आदित्य जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैम। मैम मेरे पास IRCTC के 10 स्टॉक्स हैं मैम, एंड आई एम प्लानिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आई हैड परचेज देम एट 822 रुपीज। सो माय क्वेरी इज शुड आई और ऐड कंटिन्यू भी करना चाहते हैं आप? हाँ जी, सॉरी, आप और ऐड भी करना चाहते हैं? हाँ जी मैडम, वही पूछना है, शुड आई कंटिन्यू परचेजिंग मोर बिकॉज द रेट्स आर लो नाउ, एंड आई हैव अनदर क्वेरी रिगार्डिंग जिंदल स्टील, सिमिलर प्लान्स टू कंटिन्यू इट फॉर अ लॉन्ग टर्म। ओके, JSPL में क्या बाएंगे आपकी? जिंदल स्टील में मैम हाँ, क्या किस लेवल की खरीदारी है आपकी? 262। ओके, 262 जो कि अब 676 पे है, करेक्ट? जी हाँ जी, हाँ जी मैडम। ओके, तो JSPL में तो काफी अच्छा प्रॉफिट आपको हो रहा है, इनफैक्ट 3 टाइम्स रिटर्न आपको मिल रहे हैं। तो अब कितना वाइबल है इस लेवल पे और ऐड करना, ये तो सर्वेंद्र बताएंगे। सर्वेंद्र, क्या सजेशन JSPL पर? और दूसरा IRCTC में इनकी थोड़ी ऊपर की खरीदारी है, यहाँ पे होल्डिंग भी कम है, तो और ऐड करने का सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म विजन है इन्वेस्टमेंट का, क्या सजेशन? मैंने बहुत मौके पे इन्होंने JSPL का सवाल पूछा है। देखिए, बहुत लोगों को लगता है कि एक बहुत बड़ा बुल मार्केट पीछे गया है, बट ये स्टॉक अपना 2010 का हाई भी अभी तक निकाल नहीं पाया है। तो बेसिकली ये स्टॉक अब जाके कहीं बुल मार्केट कंफर्म करेगा या नहीं कंफर्म करेगा। और इसका 2010 का जो हाई मुझे मेरे चार्ट्स पे एडजस्ट से दिख रहा है, वो तकरीबन 796 है, जो डेटा प्रोवाइडर हमको देते हैं। तो 796 का इसका हाई है। जैसे उस दायरे के आसपास पहुंचेगा, मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड लॉन्ग टर्म के उतने पॉजिटिव नहीं रह जाएंगे। आपको एक ऐसे स्पेस में एक बड़ा ब्रेकआउट चाहिए, क्योंकि स्टॉक अगर 2010 के लेवल्स के आसपास उतनी देर के बाद आ रहा है और काफी ओवरबॉट लग रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इस लेग में उस लेवल का कोई डिसाइसिव ब्रेकआउट होगा। तो आई थिंक जैसे जैसे ऊपर जाता है, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। और अगर 1/3 या हाफ क्वांटिटी भी बेचेंगे, तो रिमेनिंग स्टॉक इनका एब्सोल्युटली फ्री हो जाएगा। तो मेरी राय यही रहेगी कि एटलीस्ट 1/3 या हाफ क्वांटिटी ऊपर में बेच लें, ताकि रिमेनिंग स्टॉक फ्री हो जाए, फिर उसको निश्चिंतता से आराम से होल्ड कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है। आई थिंक जब ये 796 के ब्रेकआउट होंगे तो और पैसे भी बन सकते हैं, बट थोड़ा प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करें और आधा या 1/3 बेचने का ध्यान जरूर रखें ऊपर में। और दूसरी बात रही इनकी IRCTC की, मुझे लगता है वहां पे भी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से इनको भी वेट करना चाहिए। अभी तो इनके जो उन्होंने प्राइस बोले उसके आसपास ही है, 700 तो अभी मोटा मोटी चल रहा है, बट एक गुड प्राइस जो एक डबल बॉटम जैसा एक सेटअप बना है पीछे 550 के आसपास, आई थिंक 550 560 के जो लेवल्स हैं, आई थिंक अगर इनको एवरेज करना है तो उन लेवल्स का इनको वेट करना पड़ेगा। अगर आते हैं तो एवरेज करें, नहीं तो जो करंट पोजीशन है उसमें बने रहें। पंडित मोरे हैं अगले कॉलर हमारे साथ, नासिक महाराष्ट्र से। मोरे साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते। हेलो मैम, एक्चुअली मेरे पास ना अदानी ग्रीन के 25 शेयर है। तकरीबन साल भर से मैंने तो 1500 को एवरेज भी किया था पर मैंने एक्चुअली, बट उसका क्या अभी क्या करना चाहिए? अभी 25 शेयर है एक्चुअली, उसको 2000 पे लिया तो मैंने एवरेज करके 1500 लाया थी, तो उस हिसाब से भी। तो अभी आपका एवरेज बैंक प्राइस क्या है? एवरेज है 1510 रुपए। 1510 रुपए का एवरेज बैंक प्राइस है। ओके, बताइए क्या करें? हैवी लॉसेस में है अदानी ग्रीन में, 1500 के आसपास के एवरेज बैंक है, 974 पर ट्रेड कर रहा है। नहीं, देखिए, आपको तो दीपाली जी मालूम है, मैं इसको अवॉइड ही करना चाहूंगा कि 1900 से लेके 400-500 तक जो गिरा था, ऑलमोस्ट सर्किटों में ही गिरा था, और फिर वो जो 400 से चला और वापस 1000 को अचीव किया, वो भी ऑलमोस्ट सर्किटों में चला था। अब सर्किट डाउन वाले स्टॉक्स में कॉल लेना मेरे हिसाब से थोड़ा सही नहीं रहता, मुश्किल रहता है, और चार्ट्स उतने अच्छे बन नहीं रहे हैं। तो जब रीडिंग्स इतनी बढ़िया नहीं बन रही हैं, तो मैं इसको पास करना चाहूंगा। ओके, आलोक है मेरठ से हमारे साथ। आलोक नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मेरे पास IRSC के अपना 1000 शेयर्स हैं, एवरेज बाइंग प्राइस इज 26।
ओके, और मेरा इसका मंथली एसआईपी जाता है, शुड आई कंटिन्यू बाई एसआईपी और मेरे को निकल जाना चाहिए अभी? 26 रुपए की आपकी बाइंग है, 49 पर आ चुका है। अच्छा, आपका विजन क्या है ये और बताइए। मैं रख सकता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। क्या सजेशन रहेगा? देखिए, सजेशन यही है, अगर ट्रेड विद इन ट्रेड कर सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म ट्रेड में थोड़ा कोशिश कर सकते हैं कि कहीं ओवरबॉट लेवल्स पे बेच के नीचे लेने की कोशिश। इसमें थोड़ी आधी पोजीशन कभी छूट भी सकती है, बट मेरी राय को यही रहेगी कि आधा मुनाफा बांध ले, आधी क्वांटिटी इनकी आईआरएससी में फ्री हो जाएगी, और जब किसी कारण से 55-60 का एक डिसाइसिव ब्रेकआउट हो जाए तो मे भी दोबारा ऐड करने की कोशिश कर सकते हैं। और ये जो एसआईपी की बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आईआरएससी में एसआईपी कर रहे हैं तो फिर एक ही स्टॉक में एसआईपी सही चीज नहीं रहती है। अगर किसी म्यूचुअल फंड या ओवरऑल किसी लार्ज बास्केट में एसआईपी कर रहे हैं तो आई थिंक वो डिसिप्लिन को फॉलो करते रहना चाहिए और एसआईपी करते रहने चाहिए। उसको थोड़ा कम ज्यादा जरूर कर सकते हैं मार्केट के साथ, बट अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो आप करते ही रहेंगे। ओके, बातचीत करते हैं अब आरके गोला साहब के क्वेश्चन की, जो इन्होंने हमें एसएमएस के थ्रू भेजा है मथुरा से। यूपीएल पर इनका सवाल है। 100 शेयर्स 622 रुपए की इनकी खरीदारी है, क्या सजेशन रहेगा? होराइजन इनका लॉन्ग टर्म है। यूपीएल में 599 पर आप इनकी क्लोजिंग, तो इनके भाव के आसपास थोड़ा सा नीचे, इनफैक्ट 36-37 रुपए का नुकसान पर स्टॉक ही दे रहा है। देखिए, अगर रख सकते हैं तो आई थिंक ट्रेड उतना बुरा नहीं है। कारण वही है कि जो स्टॉक्स मल्टी क्वार्टर करेक्शंस कर चुके हैं, और ये तकरीबन 850-900 वाली चीज नीचे में तकरीबन 560-570 मोटा मोटी करके आई है, तो आई थिंक एक डिसेंट 8-10 क्वार्टर का एक करेक्शन यहाँ पे क्लियर कट कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, और आई थिंक एक अच्छा ओवरसोल्ड काउंटर है, तो एटलीस्ट कम से कम एक बाउंस इसमें डेफिनेटली आ सकता है, जो इसको तकरीबन मेरे हिसाब से 660-670 तक लेके जा सकता है। उन एरियाज के पास जब ये आता है तो डेफिनेटली एक बार दोबारा राय ले लें, क्योंकि वहां पे इसके लंबे अवधि के एवरेजेस भी कहीं आए होंगे 670 के आसपास उस समय। तो अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आई थिंक फिलहाल ये एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में चलता हुआ स्टॉक है, तो उछालों में मेरे हिसाब से थोड़ा निकल जाने में भी बेहतरी रहेगी। जब रिपेयर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग बॉटम बनने के संकेत आ जाएंगे, तो फिर चाहे दोबारा एंट्री करें, बट फिलहाल उछालों में 670 के आसपास अगर अटकता है तो निकलने की राय रहेगी। ओके, श्रीनिवास राव हैदराबाद से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राव साहब नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? मेरे पास जो है ये थॉमस कुक शेयर्स है 500। हेलो, ओके ओके, थॉमस कुक बताइए किस भाव की आपकी खरीदारी है? 114। ओके, 114 की आपकी बाइंग है थॉमस कुक में। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा आपके लिए। 116 के आसपास बंद हुआ है, तो इनके भाव के आसपास ही है, क्या सजेशन रहेगा सर्वेंद्र? आई थिंक इस करंट ट्रेंड में बहुत लेट चढ़े हैं, मे बी स्टॉक सही हो सकता है इनका, मैं बहुत ज्यादा इसको एक्टिवली नहीं देखता, बट जो सेटअप दिख रहे हैं अच्छा, एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म सेटअप दिख रहा है कि स्टॉक्स हाई टॉप हाई बॉटम बनाते चले जा रहा है और एक अच्छे जोन में चल रहा है। बट आई थिंक विद इन दिस स्विंग आई थिंक काफी ओवरबॉट हो चुका है शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे, तो आई थिंक उस लिहाज से ट्रेड थोड़ा लेट है इनका, ये इस ट्रेड में थोड़ा लेट आए हैं, बट अगर होल्ड करना चाहें तो मेरे हिसाब से होल्ड करें। कॉस्ट के आसपास ही है, थोड़ा मुनाफा भी इसमें हो सकता है इनको, तो इनको मैं एक स्टॉप लॉस जरूर देना चाहूंगा। मेरे ख्याल से इनको 108 रुपए के नीचे 107 रुपए 40 पैसे पे क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस लगा लें, और अगर बने रहना चाहते हैं तो 1 से 3 महीने के लिए बने रहें और स्टॉप लॉस लगा लें। लेकिन ओके, चलिए तो स्टॉप लॉस साथ होल्ड करें इस पोजीशन को। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के पास सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक। आप देख रही है कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार। सर्वेंद्र हमारे साथ मौजूद है, फटाफट से कुछ सवाल ले लेते हैं अब सोशल मीडिया से। भारत एक सवाल भेज रहे हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 34 रुपए की बाइंग है, 500 शेयर्स हैं, 6 महीने का व्यू है, बताइए। देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मुझे लगता है कि जो बैंकिंग का मैंने अभी फ्लेवर डिस्कस किया था कि मोटा मोटी अगर आप देखें तो पिछले मूव्स को पचाता हुआ सेक्टर है, तो यहाँ पे भी मुझे वही लग रहा है, बट थोड़ा सा मैं फिर भी बोलूंगा कि ओवरऑल स्पेस में थोड़ा बेहतर स्टॉक है, तो आई थिंक ट्रेड में बड़े रहना चाहिए यहाँ पे। अगर 1 से 3 महीने का अगर व्यू लेके चले तो आई थिंक कहीं 35 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस होने चाहिए, और ऊपर में मेरे हिसाब से यहाँ पे 47 से 48 तक के टारगेट्स बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एक्सपेक्टेड करने चाहिए। एक सवाल पराग ने भेजा है, 2 स्टॉक्स इनके पास, बोरोसिल रिन्यूएबल्स, यहाँ 528 की बाइंग है,
दूसरा है सोना BLW, यहाँ 575 की बाइंग है, व्यू है शॉर्ट टू मीडियम टर्म। जी देखिए, बोरोसिल रिन्यूएबल में तो आई थिंक क्लियरली एक मल्टी क्वार्टर डिक्लाइन चल रहा है और अभी तक कहीं भी यहाँ पे कोई बेस बनने का क्लियर संकेत तो नहीं दिख रहा। एक शॉर्ट टर्म थोड़ा सा जहाँ पे रिलीफ रैली आई थी वो तकरीबन मेरे हिसाब से 375 380 के लेवल्स थे। तो आई थिंक मोटा मोटी अभी फिलहाल ये डिक्लाइन ऐसा लग रहा है कि उन एरियाज की तरफ कहीं जा सकता है। तो आई थिंक यहाँ पे बायस हल्का सा नेगेटिव रहेगा और रुझान हल्का यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। दूसरा स्टॉक मैं थोड़ा सा मिस कर गया इनका, सोना BLW। जी सोना कॉम्स, राइट। हाँ 575 की बाइंग है जी। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेटली एक डबल बॉटम बना के कुछ महीनों पहले एक डबल बॉटम बना के जो बढ़िया एक रिवर्सल यहाँ पे आया है, बट वो 400 के लेवल के आसपास वो सेटअप्स बने थे और एक अच्छा मूव यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% का अपसाइड आ चुका है। तो करंट रैली शॉर्ट टर्म स्लाइटली ओवरबॉट है, बट रुझान अभी भी यहाँ ठीक ठाक लग रहे हैं और आई थिंक 550 545 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स हैं, तो उनको मद्देनजर रखें। उनके नीचे जाएगा तो वीक हो जाएगा, जब तक वो नहीं होता तब तक होल्ड रखें। और ऊपर में मुझे लगता है कि तकरीबन 625 630 के टारगेट्स भी नेक्स्ट 3 से 6 महीने में इसमें आने चाहिए ऊपर। ओके चलिए, तो ये रह रही आपके लिए सोना BLW पर। कुछ और क्वेरीज ले लेते हैं। संदीप एक सवाल भेज रहे हैं रिको ऑटो पर। इनकी पोजीशन है 400 शेयर्स है, 108 की बाइंग है, जानना चाहते हैं होल्ड करें या एग्जिट, लॉन्ग टर्म व्यू है। देखिए यहाँ पे सेटअप्स तो मंथली इस बार जो सेटअप्स जिस तरह से इस मंथली डिक्लाइन में शार्प एक क्लोज नीचे आ रहा है, आई थिंक ऑलमोस्ट 15% ये जो डिक्लाइन मोटा मोटी मुझे दिख रहा है इस मंथ में, ये कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं है मीडियम टर्म। तो आई थिंक नेक्स्ट 1 से 3 महीने में यहाँ पे थोड़े से प्रेशर ही रहेंगे। खाली एक जो इसके लिए सेविंग ग्रेस जो एक जिसको हम बोलते हैं जो ग्रीन शूट या सेविंग ग्रेस जो है सिल्वर लाइनिंग, वो ये है कि इसके लंबे अवधि के एवरेजेस तकरीबन 80-81 के आसपास आए हुए हैं। तो आई थिंक 80-81 के लेवल्स हैं, अगर वो होल्ड हो जाते हैं तो उछालों में जब भी आए तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा निकलने की राय रहेगी, सेल ऑन राइज। बाकी किसी कारण से अगर 80 के नीचे बंद देता है तो स्टॉक और वीक हो जाएगा, तो उस केस में इनको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। ओके केवल एक सवाल भेज रहे हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर। यहाँ पर 3000 स्टॉक्स खरीदे हुए, 54 रुपीज की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू। जी देखिए, शिपिंग में मेरा थॉट यही है कि फिलहाल तो मोमेंटम उतना बढ़िया यहाँ पे मुझे तो उतना बढ़िया मोमेंटम नहीं दिख रहा है। और अगेन जैसे मैंने बोला कि बहुत ज्यादा कोई ट्रेडिंग फेवरेट स्टॉक नहीं है ये जो लास्ट का जो मोमेंटम आया है, ये जो चला है, आई थिंक उसमें शॉर्ट टर्म थोड़ा सा ओवरबॉट हो गया है। तो आई थिंक अगर ट्रेड में ऑलरेडी आ गए हैं तो बने रहे मेरे हिसाब से, बट एक एग्रेसिव ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस इसमें जरूर लगा के रखें। और मेरे हिसाब से जो लेवल आ रहे हैं वो तकरीबन 120-119 के नीचे आ रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ पे 118 रुपए 19 पैसे का एक स्टॉप लॉस लगा 118 रुपए 90 पैसे का एक स्टॉप लॉस लगा के रखें क्लोजिंग बेसिस पे और ट्रेड में बने रहे। ओके हर्षल एक सवाल भेज रहे हैं मुंबई से, इप्का लैबोरेटरीज पर इनका सवाल है। 1103 की इनकी बाइंग है, 90 शेयर्स हैं। देखिए आई थिंक काफी पहले इन्होंने लिया होगा, अब स्टॉक डेफिनेटली कुछ एक रिपेयर प्रोसेस जिसको कोशिश कर रहा है कि थोड़ा सा संभले और चले। तो लास्ट 2 क्वार्टर्स मेरे हिसाब से लास्ट 2 महीने अच्छे गए और एक क्वार्टर का बंद भी अच्छा आ सकता है। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए। फिलहाल आई थिंक इनके भाव से नीचे है, बट ट्रेड में बने रहें और इस बाउंस में शायद इनका भाव और या उसे 30-40 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें। 1100-1150 के टारगेट्स यहाँ आ सकते हैं। 3 से 6 महीने लगेंगे, बट मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहना चाहिए। ओके चलिए, होल्ड करने की सलाह है, स्टॉक में बने रहिए अपनी इस पोजीशन में। शुक्रिया सरविंद शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया। ब्रेक के बाद खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।